नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो आज हम बात कर रहे हैं जय जनादेश पे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में बीजेपी गठबंधन ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी राजनीतिक बढ़त साबित की है। दोनों राज्यों में ऐसा क्या बदला जिसने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली जेएमएम सरकार ने माताहारी योजना को हथियार बनाते हुए सत्ता में दमदार वापसी की। तो क्या बीजेपी की जीत का यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है, या झारखंड का परिणाम विपक्ष के लिए नया रास्ता खोल सकता है? आइए इन नतीजों का विश्लेषण करते हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र से झारखंड और यूपी तक जीत की गूंज सुनाई दी। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना ने जादू कर दिया। महिला वोटरों के समर्थन से बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया। झारखंड में हेमंत सोरेन की मताहारी योजना ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जनजातीय इलाकों में इस योजना का खास प्रभाव दिखा, जिससे जेएमएम ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। देखिए, कार्यकर्ता की भावनाएं हैं, भावनाओं को रोक पाना उचित भी नहीं है। जश्न का माहौल बन चुका है। जश्न तमाम झारखंड के तमाम क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। ये कार्यालय का नजारा है। तमाम कार्यकर्ता आ रहे हैं, उत्साह से लबरेज। जश्न के माहौल में नृत्य, संगीत, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। और एक बार पुनः एक मजबूत सरकार हेमंत सोरेन की दोबारा आने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम झारखंड की जनता को और तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, हमारे नेता की मेहनत रंग लाई। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ का नारा कटोगे तो बटोगे जनता के बीच खूब गूंजा। खासकर कुंदरकी जैसी सीट पर 31 साल बाद कमल खिलने से विरोधियों को सकते में डाल दिया। समाजवादी पार्टी ने 9 सीटों में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई, लेकिन सीसामऊ जैसी महत्वपूर्ण सीट को बचाकर थोड़ा सुकून जरूर पाया। हालांकि अखिलेश यादव के सामने चुनौती ये है कि बीजेपी का ये विजयी रथ कैसे रोका जाए। तीनों राज्यों में बीजेपी की ये जीत कई राजनीतिक संदेश दे रही है। एक और योजनाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने की रणनीति रंग लाई। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ जैसे करिश्माई नेता की छवि ने पार्टी को और मजबूत किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता करी। बीजेपी कार्यालय में अभिवादन स्वीकार किया गया उनका। उसका क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। से पहले आप सभी का इस विशेष आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को
उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। ग्राफिक्स के एरिया को बताते कहां कहां पर बाबा का जादू चला और कैसे उपचुनाव की जो सियासत थी, वो जो अखिलेश यादव सारी की सारी सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, वो कैसे चीजें जो आपको बता दें बीजेपी ने 7 सीटें जीती है 9 सीटों में और समाजवादी पार्टी 2। करहल और सीसामऊ जिस सीट को लेकर लगातार कहा जा रहा था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सबसे बड़ा सवाल जो अभी भी एक कौतूहल का विषय बना हुआ है, एक तरफ जहां मुस्लिम बाहुल्य सीट पर समाजवादी पार्टी जीत जा रही है, वहीं 31 साल से जिस सीट पर काबिज थी कुंदुर की विधानसभा, वहां पर हार का सामना करना पड़ा है। और महाराष्ट्र में 288 सीटों की अगर बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन 228, कांग्रेस गठबंधन 54 और अदर की अगर हम बात करें तो मात्र 6 सीटें हैं। तो यहां पर क्लियर बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी। और ये झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम गठबंधन, इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो वहाँ 57 सीटें, बीजेपी गठबंधन को 23। चंपाई सोरेन का जादू नहीं चल पाया। माताहारी योजना है जिसका लाभ की बात कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं फैक्टर काम किया और झारखंड में ये नतीजे आए। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से कुंवर जपेंद्र सिंह हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नितेंद्र यादव हैं, सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत। शैलेश सिंह हैं, कांग्रेस नेता, आपका भी स्वागत। दिनेश शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से, आपका भी स्वागत। गंगेश गुंजन जी हैं, देश के जाने माने संपादक और वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नितेंद्र यादव के पास ही चलूँगा। नितेंद्र, जैसे कि आप भी कई बार, अभी मैं आपको देख रहा था पिछले दिनों, आप कई चुनावी रैलियों में थे, उनमें सीसामऊ भी एक सीट थी, वहाँ पर कुंदुरकी भी एक वो सीट थी और मीरापुर भी थी, जहाँ पर आप लोग को लग रहा था सीट हमें मिल जाए, क्योंकि पिछली बार मीरापुर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आरएलडी सपा के समर्थन से जीती थी। वहीं अगर हम बात करें कुंदुरकी की तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी सफ़ी जियाउर रहमान बर्क विधायक हुआ करते थे, वो सांसद बन गए तो उनके बाद ये सीट खाली हो गई। खैर 31 साल बाद वहाँ पर बीजेपी का कब्जा हुआ, लेकिन कुल मिलाकर जो सीसामऊ है वहाँ 28 साल बाद भी नहीं जीत पाए। क्या कहेंगे उपचुनाव को लेकर? जी विशाल जी, धन्यवाद। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि कानपुर ने जिस काम के लिए कानपुर जाना जाता है वो संदेश उसने प्रदेश और देश को दिया। कानपुर मौलाना हसरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी करते हैं और कानपुर अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच वैमनस्य नहीं रहा और उसका प्रमाण कानपुर की सीसामऊ विधानसभा ने दिया। सभी वर्गों का वोट मिला और बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी के प्रयास के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 बार दौरे और रोड शो के बाद
तमाम प्रयास किए गए कि मतदाता वोट ना डाल पाए। उसके लिए पोलिंगों के बाहर आने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स करना, गड्ढे खोदना, ये सब उन्होंने देखा। इसके बावजूद भी कानपुर की जनता ने मतदान में हर कोशिश करते हुए मताधिकार का प्रयोग किया, शांति बनाई, जिससे किसी तरीके का कोई विवाद ना हो, मतदान में व्यवधान ना हो, पोलिंगें न रोकी जाए। और जिसका परिणाम हुआ कि कानपुर में समाजवादी पार्टी ने और इरफान सोलंकी के साथ हुए जुल्म और उत्पीड़न का जो उसकी परीक्षा की गई थी, उस पर सभी समाज के लोगों ने साथ दिया। इसके लिए कानपुर के मतदाताओं को और अपने नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। अन्य सीटों पे क्यों नहीं हुआ ऐसा भाई? चलिए सीसामऊ एक बहुत बड़ा किला था, मैं सीसामऊ की बात चलिए ठीक है मान ले रहा हूँ। अन्य सीटों पे क्या, कटेरी आप हार गए, आप मीरापुर में आप अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, हार गए। देखिए आपने लगातार सुबह से देख रहे हैं कि कटेरी के क्या हाल थे, फूलपुर के क्या हाल थे। फूलपुर में जिस तरीके समाजवादी पार्टी की बढ़त हुई और उसके बाद में कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, उनको बाहर निकाला गया, वोटिंग रोक दी गई। तो सबको पता है कि प्रशासन और चुनाव आयोग की मिली जुली भगत है। इस सीट को मैं योगी जी की जीत नहीं मानता हूँ। ये जीत 7 सीटों में मिली है, ये चुनाव आयोग की जीत है। कुंदरकी जगह मैं भी, हम लोग तो लगातार चैनलों में बैठते हैं, बात कर रहे थे। ये 2 महीने पहले से ही जब चुनाव घोषित हुआ, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री खन्ना जी यहाँ आए थे हमारे कानपुर, और उन्होंने यहाँ से बयान दिया था कि हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। लोगों ने सवाल किया था कैसे, तो उन्होंने उदाहरण दिया था जैसे रामपुर। हमने तभी कहा था रामपुर को इन्होंने उदाहरण बनाने का प्रयास किया और वही काम किया कुंदरकी में। हमारे नेताओं ने पहले भी मांग की थी कि कुंदरकी में और तमाम 2-3 सीटें जो हैं उनमें मांग की थी कि ये चुनाव कंटिन्यू किए जाए, यहाँ पुनर्मतदान किया जाए। आप मताधिकार से लोगों को वंचित करेंगे, अकेले दौड़े और प्रथम आ गए, खुद ही तालियां बजाएंगे, खुश हो जाएंगे कि हमने प्रथम। ये उपचुनाव था, सबको पता है उपचुनाव में सरकार का जिस तरीके का तंत्र काम करता है, उसके बावजूद भी हम लोग संतुष्ट हैं। हमारे अपने कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश में बधाई देते हैं, जिस तरीके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उन्होंने अपने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी की और परिणाम भी हम लोगों के। चलिए मैं भी चलिए, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से आप लोग वो 9 की 9 कह रहे थे, तो आप भी 9 की 9 कह रहे थे। आपने थोड़ी कहा था 2 सीटें जीतेंगे। चलिए उस पर आऊँगा आपके पास भी। कुंवर जिपेंद्र सिंह जी, जिपेंद्र जी, केदारनाथ गुड साइन, बद्रीनाथ के बाद केदारनाथ में जो, लेकिन आपको नहीं लगता निर्दलीय अगर वहाँ इंद्रजीत सिंह ना लड़े होते तो आप की थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ने वाली थी? खैर वो एक बात। दूसरी बात, यूपी में उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा जो नारा था वो कहीं ना कहीं चला। मुंबई, झारखंड में क्या हुआ? ये नारा काम नहीं किया। चुनाव है और उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत है। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में। तो उत्तर प्रदेश की जनता, मतदाताओं ने निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा निर्णय लिया और तुष्टीकरण की राजनीति को एक करारा जवाब दिया। जैसा कि पहले समझा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तो एक माध्यम है तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ लड़ने का, मात्र पर तुष्टीकरण की राजनीति को जवाब देने के लिए सबसे बड़ा जो रोल अदा करती है वो जनता करती है, वो मतदाता करता है। और मतदाता ने बखूबी बहुत समझदारी के साथ अपनी समझदारी का परिचय देते हुए भारतीय जनता पूरे देश में को इस तरह से बार बार देश के अंदर एक्सपेरिमेंटल यूज नहीं कर सकते। तो ये किसी दल विशेष की हार नहीं है। चुनाव है, हार जीत होगी। चुनाव विचारधारा का होता है, चुनाव मुद्दों का होता है। और यहाँ देश के अंदर जिस भावना, जिस राष्ट्रीयता और जिस देश प्रेम की जीत की और देशवासी और देश का वोटर बड़ा है, ये आने वाले समय के लिए, आने वाली राजनीति के लिए, विकसित होते भारत के लिए एक अच्छा संकेत है। अब आते हैं हम झारखंड। झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश है। वहां रीजनल पार्टी का एक अपना ऑरा है
और झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में अगर जो जीती है पार्टी तो वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। ठीक है, हार जीत चुनावों में होती है, लेकिन देश में जो आज मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जिन चीजों से देश प्रभावित था, भविष्य में होने की संभावना थी, उसे उत्तर प्रदेश की जनता ने और केदार घाटी की जनता और वोटर ने मिलकर जवाब दिया है, और ये देश में इसका एक बड़ा संदेश दिया है। बिल्कुल। अब मैं जरा झारखंड और महाराष्ट्र का रुख कर लेता हूँ। हमारे साथ गंगेश गुंजन जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई बड़े समाचार पत्रों में संपादक भी रहे। सर, झारखंड में मोतिहारी योजना ही सब कुछ था या हेमंत सोरेन के साथ सिंपैथी वोट भी था? देखिए, सिंपैथी वोट का भी कुछ असर था, लेकिन मुझे लगता है कि ये मिसमैनेजमेंट ज्यादा था भारतीय जनता पार्टी का। पहला फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो मुद्दे उठाए गए वो यहाँ के लोगों से कनेक्ट नहीं करते थे भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के मुद्दे उठाए। तीसरा फैक्टर ये है कि मैया योजना जो लेकर हेमंत सरकार आई, उसका सीधा असर पड़ा, वो लास्ट मोमेंट में आया, और जब खातों में पैसे गए तो यहाँ की महिलाएं बड़े लेवल पर बाहर निकली, बड़ी संख्या में बाहर निकली और उन्होंने मतदान किया। ये एक डिसिसिव ये था, सरकार का फैसला था जिस पर कि बहुत असर पड़ा जिसका। लेकिन इस सब से पहले हम ये कहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का मिसमैनेज, चूंकि हारना एक मुद्दा है, लेकिन अगर आप इस तरह से हारते हैं 57-23, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अब तक का शायद झारखंड बनने के बाद सबसे खराब प्रदर्शन माना जाएगा, तो ये अगर ये स्थिति पैदा होती है तो कोई एक लेवल पर गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी कई लेवल पे है। और सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि जो मुद्दे यहाँ पर खास तौर पर चर्चा में रहे, वो कनेक्ट नहीं कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे दिए, चाहे वो घुसपैठ का मामला था, चाहे भ्रष्टाचार का मामला था। जब भ्रष्टाचार का मामला था, लोकसभा का चुनाव जब हुआ तब भी ये मुद्दे उठाए गए, और लोकसभा के चुनाव में भी उसका कोई ज्यादा असर नहीं हुआ था। तो बीजेपी को ये तय करना चाहिए था कि मुद्दे क्या तय किए जाए, तो वो नहीं हो पाया, और उसकी वजह से दिक्कत हुई भारतीय जनता पार्टी को। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार की बात है, ये सही है, मुझे सरकार भी कहती रही, मुख्यमंत्री भी कहते रहे कि उन्हें काम करने का वक्त नहीं मिला। तो मतलब साफ है कि काम तो नहीं हुआ। अगर मुख्यमंत्री खुद ये बात कहे कि 2 साल कोरोना में चला गया, बाकी हमारे पीछे मैं सर आपको एक चीज़ के लिए सर कहूँगा, एक चीज़ मैं सारा हेड ऑन कर दूँ आपकी बात पे। अभी मैं देख रहा था कि बीजेपी का जो कैंपेन था वो बांग्लादेश घुसपैठ को था सबसे बड़ा। दूसरा, हेमंत बिश्व शर्मा वो आकर जो बयानबाजी दे रहे थे, और चंपाई सोरेन पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर हो जाना कि हम किसी को ले आए हैं जेएमएम से तो वो इस तरीके का परफॉर्म करवा देंगे तो और हमें पार्टी को बूस्टअप मिल जाएगा, ये भी एक फैक्टर रहा है मुझे लगता है। ये बड़ा फैक्टर है। देखिए, होता क्या है कि जब जिन लोगों को आप बाहर से लेकर आते हैं, उनके खिलाफ आपके कार्यकर्ता लड़ रहे हो, वर्षों से लड़ रहे हो, और फिर ऑल ऑफ ए सडन आप उसको पार्टी में ले आते हैं और कहते हैं कि इसके पक्ष में लड़ो, तो ये मुमकिन नहीं हो पाता। निचले स्तर तक वो बातें कन्वे नहीं हो पाती, उसका विरोध होता है। तो वो एक फैक्टर है। चंपाई सोरेन को लेकर निश्चित रूप से एक सहानुभूति थी यहाँ के लोगों की, और किसी भी तरह से जो कोल्हान में घुसने की एक कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की, चूंकि कोल्हान का इलाका वो था जिसमें कि बहुत बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हार गई थी। इवन कि जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीटें हार गई थी, जबकि वो शहरी सीट मानी जाती है। तो ये जमशेदपुर की जो दोनों सीटें थी वो उनको मैनेज करना था, और कोल्हान की बाकी सीटों पर भी ध्यान देना था। तो प्रॉब्लम यहाँ हुई कि कोल्हान की कुछ सीटें आपने मैनेज कर ली, लेकिन जहां प्रॉब्लम थी दूसरे एरिया में काम करने की, उस ओर ध्यान ही नहीं किया। आपने संथाल पर काम किया घुसपैठ के मुद्दे को लेकर, जिसे लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और एक्सेप्ट करने का कोई सवाल इसलिए भी नहीं होता है कि अगर घुसपैठ की बात हम कहें, ग्राउंड रियलिटी उसकी चेक करें, अगर घुसपैठ है भी
तो वो अब इतनी बड़ी संख्या में है कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको वहां पर जो आदिवासियों का अब यहाँ जो आम समीकरण कह रहे हैं, आदिवासी मुस्लिम समीकरण, 7:30 बजे रहेंगे ना? 7:30 चलिए बिल्कुल, मैं दिनेश शर्मा जी के पास चलूँगा। दिनेश जी, अगर बात के हम बड़ा जोर लगा रहे थे, हम लोग तो मतलब हम क्या, मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रत्याशी थे वो इतना जोर लगा रहे थे कांग्रेस के, मैं देख रहा था कि भाई चलो ठीक है, हम लोग भी कह रहे थे चलो अच्छा इस बार तो हो सकता है कि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस की जो एक रूपरेखा तैयार की गई है इस पर कहीं कुछ महाविकास अघाड़ी कुछ क्रांति ना लिख दे, और तमाम चीज़ें कर डाली गई। लेकिन इस बार का चुनाव तो ये भी प्रूव कर गया कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है, और कांग्रेस को ये बता दिया गया कि भाई आपको इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि संजय राउत का बयान, संजय राउत क्या बयान दे दे नहीं पता है। शरद पवार ने सोच लिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा मुझे लगता है। उनका मैं जिस फैसले को ले लूँगा वो हो जाएगा। उन्होंने सुप्रिया सूले जैसे जिता दिया और उनको लगा कि मैं अजीत पवार को भी हरवा सकता हूँ। और इतना ज़्यादा मराठा आंदोलन और तमाम चीज़ें मैं देख रहा था, वहाँ पर भी बीजेपी 21 सीटें जीत के आ गई। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर लग रहा था कि भाई नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी जीते। दिनेश जी। जी, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को मेरा नमस्कार जी पहले तो मैं महाराष्ट्र की पूरी स्थिति बता देता हूं जी कि महाराष्ट्र में 2-3 फैक्टर ऐसे रहे हैं जी कि जिन्होंने भरपूर बीजेपी का साथ दिया है। जी पहला फैक्टर ये रहा है कि चुनाव के अंतिम दिनों में बीजेपी का एक स्टैंड होना, जो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद रहा है, और नवाब मलिक की सीट को लेकर के जो हिंदुत्व को पकड़ के बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही थी, उस हिंदुत्व को उद्धव बाला साहब ठाकरे ने तोड़ दिया। एक तो नाराजगी मराठों में ये रही है कि जिस हिंदुत्व को लेकर बाला साहब ठाकरे ने एक पार्टी खड़ी की, उस पार्टी को लेकर शिवसेना महाराष्ट्र में एक बार 2 बार उन्होंने राज भी किया है। और वहीं से जब इसका प्रभाव कम होना चालू हुआ, उद्धव ठाकरे को लोगों ने मराठाओं ने यहाँ पे कहना शुरू कर दिया कि उद्धव ठाकरे अब मराठियों के लिए नहीं मुसलमानों के लिए काम करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे ने एक गलती और कर दी यहाँ पे कि जब वर्ली में पहली दफा आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे थे तो मनसे ने उनको वॉकओवर दिया था, लेकिन जब इस बार माहिम से राज ठाकरे के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने उनके सामने शिवसेना के उम्मीदवार को उतार दिया, बिल्कुल बिल्कुल को उतार दिया। अब ये नाराजगी जो है महाराष्ट्र में छुपी नहीं है। जब लोगों ने कहा कि जब आपके बेटे के लिए राज ठाकरे त्याग कर सकते हैं तो अपने भाई के बेटे के लिए आप एक सीट क्यों नहीं छोड़ सकते हो? ये मराठियों के लिए बहुत मतलब आप कह लीजिए कि जले पे नमक डालने वाली बात थी, तो ये हो गई। दूसरी बात, महाराष्ट्र में चुनाव थोड़ा लेट कराया गया क्योंकि सरकार को थोड़ा सा बेनिफिट देना पड़ा। उसका बेनिफिट ये हुआ कि इन्होंने जो लाटकी बहना स्कीम चालू की उसका बेनिफिट इनको मिला है। लाटकी बहना स्कीम चालू करने के बाद शिंदे सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया कि घर घर जाकर महिलाओं के दरवाजे तक जाकर ये सुनिश्चित किया कि आपको पैसे मिले कि नहीं मिले। ये फैक्टर जो है शिंदे के लिए और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा काम कर गया, जो आज वो इस समय जो 220-22 सीटों पर आगे चल रही है। और एक तीसरा चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में जो कैंडिडेट सिलेक्शन किए थे वो काफी कमजोर रहा है। मुंबई में अगर आप देखेंगे तो 36 सीटों में से 26 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी आगे हैं, कि उत्तर मुंबई जैसे इलाके में इनका सिर्फ एक विधायक जीत करके आता है और 6 की 6 में से 6 हार जाते हैं। तो ये फैक्टर रहा है। और काफी जगह पे तो मनसे ने काफी बंटाधार किया है इनका। कई सीटें ऐसी रही है जहां पे मनसे की वजह से उद्धव ठाकरे को और कांग्रेस को हारना पड़ा है। तो यही सब फैक्टर हैं जिसकी वजह से अभी मैं इस पर कुंवर जपेंद्र सिंह, नेता कांग्रेस के शैलेश सिंह और सारी राजनीतिक पार्टियों का रिएक्शन लूँगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। शैलेश सिंह का, शैलेश सिंह जी, बड़ी बातें आप लोग कर रहे थे कि हम महाराष्ट्र में ये करने वाले हैं और यूपी उपचुनाव में भी हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे,
आधी सीटें जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपकी जो खुद की सीटें थी महाराष्ट्र में वो भी कम हो गई। और मैं कह रहा हूँ ऐसा है कि महाराष्ट्र में पैसों का खेल हुआ है। अरे और यह चुनाव करीब 5,000 करोड़ रुपए से लड़ी गई है। एक एक वोट पे 10-10 हजार रुपए खर्च किए गए हैं। तो ये जो है, एक तो वहां लाडली बहन योजना और दूसरा उसके ऊपर से 10-10 हजार रुपए पर वोट का जो खर्च आया है, ये तो देश में लूट की बात हो रही है कि आपने वोट को लूट लिया है। और पैसे बांटने की घटना इससे पहले भी दिखी है और बहुत लोग कंप्लेन रहा। चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं की है। तो ये सरासर जाकर के पैसों का खेल रहा है महाराष्ट्र में। उन्होंने झारखंड को छोड़ ही दिया था, बीजेपी ने एकदम अनाज छोड़ दिया था यहाँ के प्रत्याशियों को, और जाकर के वहां सारा ध्यान केंद्रित किया उन्होंने महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जिस तरह से अडानी का फंडिंग हुआ 3400 करोड़ रुपए का आया, और उसी तरह से फिर जाकर के और जो पार्टी का और फंडिंग हुआ, टोटल 5,000 करोड़ का। एक पत्रकार बंधु बात करते हुए बता रहे थे महाराष्ट्र के कि इतने पैसों का खेल तो हमने आज तक लोकसभा में भी नहीं देखा जितना महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पैसे खर्च हुए हैं। चुनाव आयोग से शिकायत की आपने? जी, आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग से शिकायत करनी चाहिए थी आपको। चुनाव आयोग में बहुत सारे कंप्लेन किए हैं हमने, चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की है उस पर। चुनाव आयोग में तो हम लोगों ने कंप्लेन डाला है, तो इस पर कार्रवाई हुई ही नहीं है। और यहाँ तो वीडियो वायरल हुआ विनोद तावड़े का, तो उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे वो मानहानि का दावा कर रहे हैं। तो जिनका कि एकदम वीडियो आ गया पैसे बांटते हुए, पैसे पकड़ाए हैं उनके ऊपर, उनको जेल भेजने की जगह उनको खुला छूट दिया हुआ है राष्ट्रीय महासचिव को। तो इस तरह से जो खेल होता है, ये खेल इस तरह से आप तो लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। तो ये जनतंत्र का जो हत्या करने वाली बात रही, महाराष्ट्र का चुनाव कमोबेश वही रहा है। झारखंड में देखिए उनका ध्यान नहीं था, और झारखंड में जो स्थिति हुई है, झारखंड बनने के बाद आज भाजपा सबसे बुरी परिस्थिति पर है। और उन्होंने जिस तरह से एक बार छोड़ा, कश्मीर छोड़ा, हरियाणा पे ध्यान दिया, यहाँ पर झारखंड छोड़ा और महाराष्ट्र पे ध्यान दिया, और इसी तरह का लोकतंत्र का वो खेल खेल रहे हैं। तो ये बोलने के लिए कि ताकि आप दोषारोपण नहीं कीजिए, क्या है कि हम महाराष्ट्र तो जीत लिए और झारखंड में क्या पैसों का खेल नहीं हुआ, ये जवाब देने के लिए उन्होंने झारखंड पे ध्यान नहीं दिया। और झारखंड के प्रत्याशी और जो भी अपने इनके अलायंस रहे हैं, वो भी यही बात बोल रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा लड़ती रही है चुनाव झारखंड में, उस तरह से उन्होंने लड़ा ही नहीं है। तो आज जो खेल रहा है, ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है। इस तरह से पैसों का खेल खेलेंगे और इस तरह से जाकर के ध्यान देंगे तो फिर तो लोकतंत्र की हत्या है। जो आदमी 10-10 हजार रुपये पे एक वोट खरीदेगा, तो उद्योगपति ही चुनाव लड़ेंगे और जिसको चाहेंगे उसकी सरकार बनाएंगे। चलिए, अभी आप झारखंड में आपका गठबंधन आ गया तो आप ये बात नहीं कहेंगे ना? नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं, मैं यहाँ भी कह रहा हूं कि यहाँ बीजेपी प्रत्याशी अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे थे और उन्होंने झारखंड को छोड़ा है ताकि ये बोलने को मिले कि क्या ये खेल हम झारखंड में नहीं खेल सकते थे। मैं तो कह ही रहा हूं, झारखंड के प्रत्याशी अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे थे और सारा ध्यान इनका महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में 5,000 करोड़ का चुनाव हुआ है। चलिए, जपेन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जपेन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार का भी मुझे रुख करना है, दिनेश जी का। पहले मैं जरा बीजेपी की प्रतिक्रिया जान लूं इस पे। अरे भाई जपेन जी, आप लोग इतना पैसा ला कहां से रहे हैं? 5,000 करोड़ रुपए। कांग्रेस अपनी राजनीतिक चेतना भी खो चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां भी हम दोषी, और जहां भारतीय जनता पार्टी जीते वहां भी हम दोषी। और ये बात, अगर मैं तो ये कह रहा हूं, ये बात अगर बाजार में है उसके लिए भी आप ही लोग दोषी हैं, क्योंकि आप लोग मानते नहीं ना। आप लोग देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को हो गया 2010 साल हो गया इधर। 10 साल में आप लोगों ने इतने बड़े कार्यालय बना लिए। उसका एक तो गम रहता है कि भाई ये लोग तो अभी भी आनंद भवन इलाहाबाद का चल रहा है या ऐसी। तो ये सब लोगों को लगता है एकदम से कोई ग्रो करेगा तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि उसको बुरा लगने लगेगा, फिर वो तमाम आरोप लगते हैं। और ये सब आप लोग को आरोप फेस कर रहे हैं आप लोग। जी, आप कांग्रेस की हार पर नमक छिड़कने का काम क्यों कर रहे हैं? ये तो इनके साथ ही कर लेंगे।
अब आप इन्हें विपक्ष को अपना काम करने दीजिए। जनता और वोटर भारत का, राज्यों का बहुत समझदार है और उसने बहुत समझदारी का परिचय दिया है। अब इसे कांग्रेस अन्यथा लेती है तो ये कांग्रेस की परेशानी है। हमें भारत की जनता और भारत के वोटर के ऊपर पूरा भरोसा है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी समझदारी का परिचय भारतीय वोटर देगा, जैसा महाराष्ट्र में, यूपी में और उत्तराखंड में हुआ। चलिए, दिनेश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं शैलेश जी से बात कहना चाहूंगा। शैलेश जी ने अभी कहा कि महाराष्ट्र में अडानी के पैसे और अडानी ने भरपूर पैसा दिया है, तो शायद आपको जानकारी होनी चाहिए कि अडानी ने जो धारावी का प्रोजेक्ट लिया है, धारावी जैसी सीट कांग्रेस ने जीत ली है। इसके लिए तो आपको ताली बजानी चाहिए। ये आपने फिर इनके जले पे नमक डाल दिया। और मैं आपको बता दूं शैलेश जी, यहाँ पे महाराष्ट्र में जो बीजेपी का स्ट्राइक रेट है वो 84% है और शिवसेना शिंदे का जो है वो 71% है और एनसीपी का जो है वो 69% है। और आपके कांग्रेस की भी मैं बता देता हूं, शायद आपको जानकारी नहीं है, कांग्रेस का सिर्फ 18.2 है। 84 में से 18 निकालेंगे तो स्ट्राइक पॉइंट कितना होता है आप ध्यान दीजिए। आपका मैनेजमेंट फेल रहा है महाराष्ट्र में चुनाव लड़े से। अब मैं बैठा हूं, मैंने भी इस चुनाव को पहले दिन से और आज तक मैं बिल्कुल बारीकी से नजर रख रहा हूं। मैंने ये देखा है कि बीजेपी जिस तरह से नगर पंचायत का चुनाव लड़ती है, वैसे ही चुनाव ये झारखंड में भी लड़ा है उन्होंने, वैसे ही चुनाव उन्होंने महाराष्ट्र में भी लड़ा। उन्होंने चुनाव लड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और रही बात, उन्होंने कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर किया था। दूसरी बात, उन्होंने जो तालमेल करना चाहिए था, जहां से शिवसेना का कैंडिडेट जीत रहा है, यूटीपी का जीत रहा है, वहां से उन्होंने एक नाथ शिंदे के कैंडिडेट को खड़ा किया है और उनको लगता है कि एक नाथ शिंदे का कैंडिडेट हार जाएगा तो उन्होंने अपने कैंडिडेट उन्होंने मैदान में उतारे। ये उनका स्ट्राइक रेट रहा है। तो आप जो है अपने करने के ऊपर, मतलब आपकी पार्टी की जो कर रही है, जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, उस पर पर्दा ना डाले तो बेहतर होगा। ओवर। बिल्कुल, हाँ जी शैलेश जी। दिनेश शर्मा जी, ऐसी बात है कि आपने हमारी बात का जवाब ही दे दिया, क्योंकि अडानी ने धारावी का प्रोजेक्ट लिया है, वहां की जनता इसके विरोध में है और इसीलिए जाके धारावी की सीट हम जीत रहे हैं। तो आपने तो हमारी बात, मुंह की बात आपने छीन ली। और ये जो पैसों का खेल हुआ है, बड़े पैमाने पे पैसों का खेल हुआ है और वोटों को खरीदा गया है, लोगों को लालच दिया गया है। और उस वोट का आप इसका परिणाम देख सकते हैं कि जहां हमारी मैया समान योजना सफल रही, वहां लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में सफल रही। तो भारत की जनता जरूर समझदार है और इस बात को जानती है कि हाँ, हमें रेबड़ी मिलेगा और हम काम करेंगे। तो ये है, और वहां वोटों को खरीदा गया है, ये क्लियर दिख रहा है, मैंडेट से क्लियर है कि वोटों को किस तरह से पैसे से खरीदा जा सकता है। चलिए बिल्कुल, मैं अब जरा यूपी की बात कर लेता हूँ। सब बने रहिए हमारे साथ। यूपी नितिन जी ने भी बहुत सी बातें कही, उनका जरा जवाब दीजिए। नितिन भाई अनम्यूट कर लीजिए। ये उत्तर प्रदेश में सब कुछ साफ है। जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी, उन्होंने पहले ही कहा था कि रामपुर की तर्ज पर चुनाव लड़ेंगे। और रामपुर में क्या हुआ था, कितने % मतदान हुआ था, सबने देखा था। और जब आम चुनाव आया तो उसका परिणाम फिर से सबके सामने आया। इसी तरीके से इन्होंने उपचुनाव में जो कर सकते थे, गुंडागर्दी से लेकर प्रशासनिक में से लेकर के पुलिस की पिस्टल की दम पर, वो सब कुछ करने का प्रयास किया और उसका परिणाम आपके सामने है। मतगणना तक में जो बेईमानी कर सकते थे, सब कुछ किया। तो इस पर कुछ कहना शेष नहीं है, इस पर करना है। अब हम लोगों को और अपने कार्यकर्ताओं को आम चुनाव का 2027 का इंतजार करना है, उनके लिए संघर्ष करना है, जनता की आवाज को बुलंद करना है। कल्याण के कार्य जो सरकार की जनप्रतिनिधियां, इनको लेकर में जनता के बीच रहना, सजग रहना और सरकार का ध्यान आकर्षण कराना है कि जनता के साथ शोषण और अन्याय ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरीके से लूट और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है।
इनके नेता पूरी तरीके से मदमस्त हैं। प्रतिदिन लगातार बलात्कार से लेकर दूर तक की घटनाएं रोज आम हो चुकी हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ पुलिस की दम पर ये चुनाव जीते गए हैं और इसका परिणाम 2027 में फिर आप सीसामऊ पर आरोप लगा रहे, सीसामऊ कैसे नहीं जीते फिर? तो सीसामऊ उन्होंने क्या नहीं किया, सब कुछ जो कर सकते थे वो सब किया। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक दूसरी विचार, ये जो चुनाव हार जाते हैं वही जनता को गाली देने लगते। ये हारे अयोध्या तो पूरे अयोध्या का विकास ठप कर दिया, वहां के लोगों को गालियां देनी शुरू कर दी, वहां प्रसाद मत खरीदना, वहां पानी मत पीना, वहां होटल में खाना मत खाना। और यही सेम सीसामऊ में हुआ। सीसामऊ में चुनाव हारने के बाद ही वहां के प्रत्याशी ने सीधे हिंदुओं को गालियां देनी शुरू कर दी। हिंदू बढ़ गया, हिंदू ने वोट दे दिया। अरे भाई आप काम करिए, जनता काम पर वोट देती है। आपने सारे प्रयास किए, लेकिन यहाँ पर हम लोगों की रणनीति काम आई। हम लोगों ने बहुत शांति से, क्योंकि अन्य पर सीटों में सीसामऊ घनी आबादी है, आप बहुत प्रयास, बहुत दूर दूर आबादी नहीं है, आप बहुत प्रयास करके रोक नहीं पाए क्योंकि हमारा जनसमूह साथ निकला। जबकि जो ग्रामीण अंचलों की सीटें थी, जैसे कि रामपुर हुआ या कुलंकी हुई, तो वहां पर क्या होता है कि ग्रामीण अंचल के दूर दूर से लोगों को पैदल चल के आना पड़ता। वहां आपके प्रशासन के लोगों ने रोक पाने में कामयाब हो गए, उनको वोट नहीं डालने दिया गया, वरना ये परिणाम नहीं होता। विशाल जी आप भी जानते हैं, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। फिर भी हम लोगों के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और आगे उनको डटे रहने के लिए। एक सवाल मैं शैलेश सिंह से भी करूंगा, पहले आपसे कर लेता हूं। ये बताइए, मैं देख रहा हूं कि विजय रथ रुकेगा कैसे ये बीजेपी का? अभी आपने लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि पहली पारी में अगर अच्छा खेल गए, दूसरी पारी में खेलना और भी ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप दूसरी पारी में नहीं खेलेंगे तो आप हार जाएंगे। तो आपने लोकसभा वाला कॉन्फिडेंस इसमें क्यों नहीं जारी रखा गया? क्योंकि जो एग्जिट पोल इस बार बता रहे थे कि 2 सीटें आपको जिताई जा रही, जीत रही समाजवादी पार्टी, एक करहल और दूसरी सीसामऊ, इन दोनों के अलावा तीसरी सीट क्यों नहीं बढ़ी? कटेहरी क्यों हार गए? सच्चाई आपके मुंह पे भी आ गई। सच्चाई 2 सीटें जिताई जा रही हैं। नहीं, मैं एग्जिट पोल्स की बात कर रहा हूं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं जिताई जा रही तो आपको कोई अगर जीतना चाहेगा तो सब जीतना चाहेगा। एक चीज अपने आप खुद जानते हैं इस चीज को, वो एक दो चीज भी नहीं छोड़ेगा किसी के लिए, वो कोई भी हो। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात, देखिए हम पहले भी अपने परफॉर्मेंस तरफ आगे बढ़ रहे तो आज भी बढ़ रहे। ये बाईपोल था, सबको पता है कि बाईपोल में सरकार का प्रभाव, उनका दखल अधिकारियों पर रहता है। ये आप मानेंगे अगर 27 में आपकी गवर्नमेंट आती हो, किसी सीट पर उपचुनाव हो, तो हम ये अभी से मान लें कि आपका उसमें दखल रहेगा, अधिकारी पुलिस जो भी आप कह रहे हैं? आपको धन्यवाद, आपके मुंह में घी शक्कर। 27 में हमारी सरकार आएगी। देखिए एक चीज आप साफ समझ रहे हैं कि आप सीसामऊ का चुनाव लड़कियों के उत्तर प्रदेश, आप कितना फोर्स लगा रहे थे? क्या आम चुनाव में ये कर पाएंगे आप? आम चुनाव में तो वही सामान्य स्थिति होगी ना, लोग निर्भय होकर के। अभी तक लोकतंत्र में क्या होता था? लोकतंत्र में चुनाव आयोग कंपेन करता था कि पहले मतदान, फिर जलपान और लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित करना। ये पहली बार लोकतंत्र में ऐसा चुनाव हुआ है जिसने लोकतंत्र में मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का पूरा काम किया है। अभी आप ये इन्हीं सभी सीटों पर 70% मतदान, 65% मतदान करा देते, रिजल्ट आ जाता सामने। तो ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि मतदान किस तरीके से हुआ है और उसके परिणाम। और देखिए हमारी पार्टी के जो वोट है, सबको पता है कि उसमें ज्यादातर चिन्हित हैं। कुछ कम्युनिटियां ऐसी जो खुलेआम समाजवादी पार्टी के साथ होती हैं, उनके आप नाम और उनके सरनेम आप जहां देखते हैं तो तुरंत आपको बैरिकेड लगा के उनको वापस करने में कोई आपत्ति नहीं होती है। तो ये चीजें साफ है जो आम चुनाव में आप नहीं कर पाएंगे, सबको पता है। चलिए शैलेश सिंह, यही सेम सवाल आपसे। आप लोग तो समर्थन दे रहे थे, वोट बैंक कम हो रहा है आपका। मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपी में तो बढ़ गया आपका 4-5%। महाराष्ट्र में 60 सीटें थी, 20 सीटों पर आ गए आप। देखिए ऐसा है कि जो यूपी का इलेक्शन हुआ उसमें आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे कि एक धर्म विशेष के लोगों को वोट कैसे नहीं डालने दिया जाए, इसकी पूरी कायाबात जाकर के उन्होंने रखी। और इतना हुआ कि भाई पुलिस अधिकारी उस क्षेत्र को बंद कर दिए, बैरिकेडिंग कर दिए,
बूथ तक आने नहीं दिए, जितने फोर्स लगाने थे फोर्स लगा दिए, फोर्स ने जाकर के पिस्टल लहराया। तो आप वोट को धमकाएंगे वोटरों को और कहेंगे कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे हैं, तो ये दिखता है कि सरासर झूठ कैसे बोलते हैं। तो ये लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं। आज यूपी में 9 की 9 सीट सपा जीतती, 9 की 9 सीट सपा जीतती, जो आज 2 सीट अनम्यूट कर लीजिए, एक वर्ग भी आवाज ब्रेक हो लोगों को गई जो पता था कि ये सपा के वोटर हैं और ये सपा को जिता जाएंगे, और ये सीट को वो जीते नहीं दिए और उन लोगों को वोट करने नहीं दिए। आप ये वोट प्रतिशत में भी देख सकते हैं कि उस वर्ग का वोट जो 70%, 72% रहता था, वो आकर के 40% और 27% पे आ गया। तो उस वर्ग का वर्ग विशेष के लोगों को आपने वोट डालने नहीं दिया, तो वोट होगा नहीं। तो ये लोकतंत्र की सरासर हत्या है। आप अपने प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं ज़रा गंगेश गुंजन सर के पास चलूँगा। सर, इस तरीके के आरोपों को लेकर मैं झारखंड को भी लूँगा और मैं पूरे अगर भारत की बात की, ये आरोप बड़ा लगते हैं कि अभी जैसे एक आरोप लगाया मुंबई के चुनाव में कि महाराष्ट्र के चुनाव में कि भाई पैसे ले लिए, यूपी के चुनाव में कि भाई आपने जो आरोप है कि तानाशाही के खिलाफ हमने अफसरशाही के खिलाफ चुनाव हुआ, ये इस तरीके के आरोप लगते हैं। जनता क्या इसमें डाइवर्ट होती है? जनता के मन में क्या चला जाता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट होती है। ये आरोप आप लगाते रहे, आप अपनी कमजोरी छिपाते हैं। हमारे जो पूर्ववक्ता थे जो ये कह रहे थे कि झारखंड में बहुत ताकत से नहीं लड़ी बीजेपी, उनको मैं बता दूं कि झारखंड में बीजेपी पूरी ताकत से लड़ी है। प्रधानमंत्री की सभाएं हुई, यहाँ पर शिवराज सिंह मौजूद रहे, यहाँ पर हेमंत विश्व शर्मा जैसे फायर ब्रांड नेता मौजूद रहे। हाँ, जो मैं पहले कह रहा था कि लोकल कनेक्ट की कमी थी, उसका नुकसान हुआ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ती है पूरी ताकत के साथ लड़ती है, और अडानी के कुछ इम्पोर्टेंट इकाई यहाँ पर भी है, झारखंड में भी है, आपको पता होगा। तो अगर अडानी से मोटिवेट होते चुनाव तो फिर यहाँ भी बीजेपी की सरकार होनी चाहिए थी। ये बिल्कुल अलग बात है। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूँ कि पैसे का खेल होता है, चुनाव में पैसे का खेल होता है, लेकिन ये किसी एक पक्ष का नहीं है, सारे पक्ष इसमें शामिल हैं। जो सरकार यहाँ पर जो सरकार थी वो भी, और जो विपक्ष था वो भी, दोनों की जो स्थिति थी, दोनों में साफ दिखता था कि पैसे को देने को, पैसे खर्चने को लेकर कोई कोताही नहीं बरती गई। तो आप किसी एक दल या एक सेगमेंट को नहीं कर सकते। और अडानी फैक्टर यहाँ भी था। अगर अडानी फैक्टर से चुनाव प्रभावित हो रहे होते तो झारखंड में बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप ये सब बातें सिर्फ कमजोरी छिपाने की बात है, इससे कुछ हल नहीं होने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक ट्रम्प कार्ड उनके लिए था, मैया योजना, जिससे कि महिलाएं मोटिवेट हुई, वो बूथ तक पहुंची और उन्होंने चीजें बदल दी। ये एक फैक्टर है। सिंपैथी, आपने पूछा था कि सिंपैथी वोट है या नहीं, सिंपैथी वोट था या नहीं ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन उस क्राइसिस ने एक नेत्री जरूर दे दिया कल्पना सोरेन के नाम से जेएमएम के पास, जिनमें मास अपील है, मास कनेक्ट है। बिल्कुल सही बात। और उन्होंने पूरा चुनाव प्रचार किया, जो जेएमएम की तरफ से बिल्कुल नया फेस हम कह सकते हैं सामने आई, और उन्होंने उसको सारा कनेक्ट किया। सारी जगहों पर वो पहुंची, सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं की, लोग रात रात तक रुककर उनके चुनावी सभाओं में मौजूद रहे। तो वो एक फैक्टर जरूर था। और बीजेपी के जो स्थानीय यहाँ के नेता थे वो लोकल कनेक्ट पैदा नहीं कर सके। उन्होंने बहुत दूर के जो मुद्दे थे वो सब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे कि नुकसान हुआ है। बिल्कुल, मैं जरा सीधे रुख करूंगा दिनेश शर्मा जी का। दिनेश जी, महाराष्ट्र के अलावा जिन राज्यों में चुनाव थे, मैंने जैसे आपने कहा ना लाडली बहना योजना, इसकी जनक मध्य प्रदेश है। मैं मध्य प्रदेश चुनाव को कवर कर रहा था और मैं एक आदिवासी एरिया में था, मैं ये सबको बता रहा हूँ। और मैं जब वहाँ पहुँचा, जब पहले दिन पहुँचा, तो मैंने कहा यार भैया क्या है इसमें। और जैसे महाराष्ट्र चुनाव में हुआ ना,
या झारखंड के चुनाव में मातेहारी योजना वैसे ही वो भी लॉन्च हुई 1.5 महीने पहले। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने आदिवासी एरिया में घूमना, नक्सलाइड एरिया थे, मैंने वहाँ जाके पता करना शुरू किया, भाई कैसे क्या कर रहे हो आप लोग, क्या मन बना रहे हो आपकी वोट देने का। पहले आदमी नहीं बोला। महिलाओं से मिलने की कोशिश की तो उस तरीके से महिलाएं वहाँ की आपसे सीधे आके अट्रैक्ट नहीं करती। एक कोटे के पास गया जहाँ पर कोटा बिक रहा, तो मैंने मिल रहा था, वहाँ पे जाके मैंने बातचीत की तो वहाँ राशन को लेकर एक पूरा वर्ग बहुत खुश था। गर्भवती महिलाओं को तेल और दूध और तमाम चीज़ें दी जा रही थी। फिर एक बूढ़ी महिला ने मुझसे कहा कि लाडली बहना योजना, आप उस योजना ने वो इम्पैक्ट दिया, उस बात से मैं जिस भी गांव जाता था, मैं कहीं भी जाता तो लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली एक योजना करके थी, लाडली आवास योजना, तमाम योजनाओं से घेर के रख दिया था बिल्कुल। और जो साइलेंट वोट की बात होती है ना, वो महिलाओं का ही वोट होता है। और लगातार उन्होंने जिस तरीके से वोट किया, उसने मध्य प्रदेश में जहाँ सरकार नहीं आ रही थी वहाँ सरकार पे लाके खड़ा कर दिया दिनेश जी। और मुझे लगता है यही झारखंड में हुआ, यही महाराष्ट्र में हुआ। ये अपने अपने समझने का और ये अपने अपने जो चुनावी रणनीति के तरीके होते हैं कि हेमंत सोरेन को लगा कि जब कल्पना सोरेन जा रही हैं, उनको किस तरीके से महिलाएं उनको एंटरटेन कर रही हैं कि उन्हें हाथों हाथ ले रही हैं। यही महाराष्ट्र में हुआ। जैसे आपने बताया कि एक एक घरों में जाके पूछ रहे हैं। अब उसका आरोप लगा सकता है विपक्ष की भाई वो जो लोग गए पूछने उन्होंने ही 10-10 हज़ार रुपये बांटे हैं, ये आरोप लग सकता है। लेकिन फैक्ट तो ये है ना कि इसे मध्य प्रदेश में फॉर्म भरवाए जा रहे थे, वैसे यहाँ पर भी जाकर वर्वली लोगों से कनेक्ट किया गया। दिनेश जी। जी विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बात मुझे बताया। और मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो एक नाथ शिंदे सरकार ने लाडली बहना योजना जो चालू की, तो इस योजना को चालू करने के पश्चात उन्होंने यहाँ पर जो संस्थाएं हैं, आंगनबाड़ी की जो संस्थाएं हैं जिसके अंदर महाराष्ट्रियन औरतें काम करती हैं, आंगनबाड़ी के जरिए इस योजना को लागू किया गया और कनेक्टेड घर टू होम किया गया। होम टू होम करने के बाद पर्सन टू पर्सन किया गया कि आपके पैसे आपके खाते में आए कि नहीं आए, सुनिश्चित किया गया कि पैसे आ गए। और चुनाव के 2 दिन पहले 2 महीने के एडवांस पैसे उनके खाते में आए। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा है बीजेपी और एक नाथ शिंदे और एनसीपी के लिए, जो सरकार प्रेजेंट में चला रहे थे उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर रहा है कि जो चुनाव के घोषणा होने के, आचार संहिता लागू होने के 2 दिन पहले उनके खाते में 1.5-3 हज़ार रुपए चले आए। और उसके बाद लोगों से पूछा गया आपको पैसे मिले कि नहीं, फोन के जरिए, एसएमएस के जरिए, तो लोगों का कनेक्शन इस पार्टी के साथ, इस सरकार के साथ जुड़ा। और रही बात कांग्रेस के जो थे साहब, सिंह साहब, जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से भी सहमत हूं कि महाराष्ट्र में पैसे का खेल हुआ है। महाराष्ट्र ऐसा नहीं है, शुरुआत नहीं है कि जहां पे बीजेपी ने पैसे से खेल नहीं किया हो। क्योंकि कुछ दिन पहले इलेक्शन के 1 दिन पहले 5 करोड़ रुपए के साथ उनके महामंत्री पकड़ाए गए थे। और वैसे इन्होंने वर्ली में भी पैसे बांटे हुए थे, लोग कहते हैं, और इन्होंने नासिक में पैसे बांटे हैं। ये सब पैसों का भी खेल हुआ है। लेकिन इन्होंने जो चुनाव लड़ा है वो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा है, मैनेजमेंट के साथ। मतलब बीजेपी का मैनेजमेंट है ना, ये इसको हम कहेंगे बीजेपी के मैनेजमेंट ने जीता है एकदम। मैं आपसे कह लूं कि पॉइंट टू पॉइंट, जैसे क्रिकेट में अगर 11 कैप्टन अपने प्लेयर को गली में कवर में बाहर रखता, वैसे ही बीजेपी ने इस बार अपने सभी कैप्टन को, अपने सभी खिलाड़ियों को सभी पॉइंट टू पॉइंट जगह पे रखा हुआ था कि कहीं से कोई भी एक बॉल छूट के बाउंड्री की तरफ नहीं जानी चाहिए। उसका यही कारण है कि वो 133 सीटों पे इस समय की बात कर रहा हूं, 133 सीटों पे आगे है, जिसमें से उसने 68 सीटें जीत ली है और 68 सीटों पे आगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये लगभग 100 का स्ट्राइक रेट से अगर कोई मार रहा है तो फिर जाहिर सी बात है उसको जीत मिलनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात करें जय जनादेश में जो 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और यूपी का उपचुनाव, जो सब जगह बिल्कुल हॉट टॉपिक बना हुआ था, वहाँ पर बीजेपी ने शानदार लोकसभा चुनाव के बाद
अपने आप को कवर किया और 7 विधानसभाएं जीती और 9 में 2 सीटें। एक जगह तो विपक्ष का किला ढहा दिया कुंदुरकी, लेकिन दूसरी अगर हम बात करें शीशामऊ का किला नहीं ढहा पाई। अब देखना होगा 2027 की जो रणनीतियाँ है वो अभी से क्या रंग लाती हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।